Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Rama Learning Platform. So as you all know that कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाला है। आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही हो। हमने अपने प्रीवियस क्लास में साउंड यानी कि ध्वनि चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम साउंड यानी कि ध्वनि चैप्टर से बने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से देख रखा होगा तो आप सारे क्वेश्चन एकदम ईजिली सॉल्व कर सकोगे। सो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि अभी रिसेंटली जुलाई में सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। सो अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से देखा होगा तो हमने इस क्वेश्चन को वहाँ भी डिस्कस किया था और पीवाईक्यू के एनालिसिस में भी हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया था। सो अब आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकोगे। हमारा क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला यानी अभिकथन और कारण वाला। ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के परावर्तन से देखने को मिला। देखिए असर्शन दे रखा हमारा द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड, यानी कि जो सिनेमा हॉल्स होते हैं और कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उनकी जो छतें होती है वो जनरली कर्व्ड होती है यानी कि घुमावदार होती है। एग्जैक्टली ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगर जो छतें हैं वो घुमावदार होंगी तो वहाँ पे आवाज़ जो है वो पूरी तरह सबको सुनाई देंगी क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और रिफ्लेक्शन होगा तो आवाज़ फैलेगा और सबको सुनाई पड़ेगा। इसीलिए जो छतें होती हैं वो घुमावदार होती हैं। और अगर खुले फील्ड में कॉन्सर्ट हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कर्व साउंड बोर्ड यानी कि घुमावदार साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि मान लीजिए ओपन एरिया है तो वहाँ तो कर्व सीलिंग होगी नहीं, तो वहाँ पे घुमावदार साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं यानी कर्व साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि आवाज़ जो है वो पूरी तरह सबको सुनाई पड़ सके। सो चलिए रीजन चेक करेंगे। सेशन तो हमारा बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। एग्जैक्टली रीजन आपका बिल्कुल सही है और रीजन सेशन का सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे दे रखा कि साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगे होती है वो जब कर्व सरफेस से यानी घुमावदार छतों से टकराती है तो परावर्तन होता है और जो ध्वनि है वो पूरी तरह सारे डायरेक्शन में फैल जाती है यानी कि रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। रीजन जो दे रखा वो सेशन का सही व्याख्या भी कर रहा है। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करें तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है जैसे कि मेगाफोन्स वगैरह हो गया, वहाँ पे लगातार रिफ्लेक्शन होता है। जैसे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है जिससे वो हार्ट बीट्स चेक करता है, वहाँ पे भी आपको लगातार रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो जैसे रिवर्बेशन हो गया यानी कि किसी आप खाली कमरे में जाते हो तो वहाँ पे आवाज़ जब आप बोलती हैं तो आवाज़ जो है वो गूंजता है खाली कमरे में, तो वहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आप खाली कमरा है तो वहाँ पे आप कुछ बोल रहे हो तो आवाज़ जो है वो चारों तरफ दीवारों से टकराएगी तो आवाज़ जो है वो गूंजेगी, रिवर्बेशन होगा। तो वही रिवर्बेशन की प्रक्रिया जो होती है, इको की जो प्रक्रिया होती है, इको में क्या होता है जो साउंड होता है वही हमारा रिपीट होता है जो हम बोलते हैं। तो इन सब में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सो आई होप अब आप लोग समझ के होंगे। और अगर आपने थ्योरी पोर्शन देखा होगा तो वहाँ हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस भी किया था, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में दे रखा सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। तर्क दे रखा एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। एग्जैक्टली थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीज्ड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड देन, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति, यहाँ पे कंपनों होगा, कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब। देखिए यहाँ पे दे रखा फ्रीक्वेंसी और यहाँ दे रखा एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी का पिच से लेना देना है और एम्पलीट्यूड का लाउडनेस से लेना देना है। लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, राइट। यहाँ पे आप समझेंगे लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे दे रखा है यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है तब। यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मान लीजिए किसी वस्तु की कंपनों की यानी कि फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति घटती है तो इस केस में उसका पिच भी घटेगा और उसका आयाम बढ़ता है। तो आयाम बढ़ रहा है तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए पहला दे रखा बोथ द पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस विल डिक्रीज। ये बात आपका गलत है। यहाँ पे दे रखा देखिए
इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीज, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इसका लाउडनेस से संबंध है, तो लाउडनेस बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो पिच घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा, लाउडनेस घटेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा। तो यहाँ एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो लाउडनेस भी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो पिच भी डिक्रीज होगा। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, बोथ द पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूसर्स विल बी इंक्रीज, प्रोड्यूस्ड विल इंक्रीज। ये बात भी आपका गलत है कि उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं, ये बात आपका गलत है। थर्ड दे रखा, पिच इंक्रीज्ड बट लाउडनेस डिक्रीज। नहीं, हमारा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो पिच भी डिक्रीज होगा और लाउडनेस हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, ये भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पिच डिक्रीजेस बट लाउडनेस इंक्रीजेस, यानी कि तारत्व तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, यानी कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो तारत्व भी घटेगा। पिच का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से है और वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो लाउडनेस बढ़ेगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा, बिफोर प्लेइंग अ सितार अ सितारिस्ट always adjust the tension of the string of the sitar and tries to pluck it suitably. By doing so the sitarist adjust the, यानी सितार बजाने से पहले एक सितार वादक हमेशा सितार के तार के तनाव को समायोजित करता है और इसे उपयुक्त रूप से बांधने की कोशिश करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सितार की, और सितार की आवाज़ जो होती है वो बारीक होती है, पतली होती है और मधुर होती है, ये हम सभी को पता है। इट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है पिच की। पिच का हमने थ्योरी पोर्शन में समझा था कि पिच का मतलब ही होता है आवाज़ का मोटा या पतला होना, राइट। तो पिच, जैसे यहाँ पे सितार की बात हो रही है तो सितार की आवाज़ बारीक, पतली और मधुर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गर्ल्स का ले लें तो गर्ल्स जो होती हैं उनकी आवाज़ में बारीकपन होती है, और शेर का उदाहरण ले लो आप, मैन का उदाहरण ले लो तो उनकी आवाज़ भारी होती है। तो ये सब आपका पिच डिसाइड करता है, और पिच जो होता है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्रिक्वेंसी पिच पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका सितार की बात हो रही है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि बारीकपन की बात हो रही है, इट मीन्स, तो यहाँ पे हम पिच यानी कि पिच या फिर फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। तो ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला दे रखा, लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई सितार स्ट्रिंग, यानी सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता। देखिए प्रबलता का सीधा संबंध आपके आयाम से है। अगर आयाम को दुगुना कर दिया जाए तो प्रबलता जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। ये हमने अपने थ्योरी पोर्शन में भी पढ़ा था, इंटेंसिटी और आयाम के बारे में, लाउडनेस के बारे में, यानी प्रबलता के बारे में, राइट। लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को। अगर एम्पलीट्यूड को दुगुना कर दिया जाए तो लाउडनेस यानी कि जो प्रबलता है वो 4 गुना अधिक हो जाती है। सो यहाँ पे पिच की बात हो रही है तो पिच का संबंध ना तो एम्पलीट्यूड से है और ना ही लाउडनेस से है, पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है, राइट। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। देखिए एम्पलीट्यूड का संबंध तो लाउडनेस से है और यहाँ हमारे क्वेश्चन में पिच की बात करी जा रही है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, देखिए इंटेंसिटी की बात करें तो इसका संबंध भी आपके एम्पलीट्यूड से है, लाउडनेस से है, राइट। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार, यानी सितार के तार की तारत्व। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए अगर पिच के जगह फ्रीक्वेंसी होता तो भी ये सही हो जाता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का संबंध पिच से है और पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है। और बात करें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और पिच की, तो अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो पिच भी घटती है। फ्रीक्वेंसी जो होता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच भी बढ़ती है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर लाउडनेस बढ़ता है तो आयाम बढ़ता है, आयाम बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ती है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर कि ऐसा करके सितार वादक सितार के तार की तारत्व को समायोजित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज, अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ अ लो फ्रीक्वेंसी देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड, एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपन होता है इसलिए निम्न तारत्व की ध्वनि को उत्पन्न करता है। चलिए ये हम कह सकते हैं कि जो ड्रम की लाउडनेस है यानी कि आवाज़ जो है वो भारी, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज़ का बारीकपन हमें देखने को नहीं मिलता
मिलता तो लो पिच्ड है, यानी कि जब जो ड्रम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। अब फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पे पिच भी कम होगा, और जब पिच और फ्रीक्वेंसी दोनों कम होगा तो आवाज़ भारी देखने को मिलेगी। अगर पिच और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता तो आवाज़ में बारीकपन देखने को मिलती, राइट। जैसे हमने अभी ऊपर समझा गर्ल्स की आवाज़ को और मैन की, तो गर्ल्स की आवाज़ में पिच और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उनकी आवाज़ में बारीकपन देखने को, श्रिलनेस देखने को मिलता है। और मैन की आवाज़ डीप यानी कि भारी वॉइस होती है, क्योंकि वहाँ पे पिच और फ्रीक्वेंसी आपको लो देखने को मिलेगी। सो ये आपका पहला तो सही है। सेकेंड चेक करेंगे, A whistle has a high frequency and therefore it produces a sound of higher pitch। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है कि एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा सीटी की आवाज़ में बारीकपन और श्रिलनेस होता है, राइट। तो वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब, और हाई फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी हाई होगी। सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। थर्ड ऑप्शन दे रखा, जनरली द वॉइस ऑफ अ मैन इज थ्रिलर देन दैट ऑफ अ वुमेन। यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। ये बात आपका गलत है। यहाँ पे उल्टा दे रखा, वोमेन की आवाज़ जो होती है वो थ्रिलर होती है मैन की आवाज़ से। सो यहाँ पे दे रखा कि मैन की आवाज़ थ्रिलर होती है वोमेन से, नहीं, वोमेन की आवाज़ थ्रिलर होती है, मैन की आवाज़ डीप यानी कि भारी होती है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है कि कौन सा गलत है। चलिए फोर्थ ऑप्शन फिर भी चेक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोअर। ये बात आपका बिल्कुल सही है। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए उसकी आवाज़ में आपको पतलापन, बारीकपन देखने को मिलेगा, श्रिलनेस देखने को मिलेगा। जबकि जो शेर होता है, शेर जो होता है वो निम्न तारत्व पर दहाड़ता है, यानी कि उसका पिच भी कम है और फ्रीक्वेंसी भी कम है, इसलिए शेर की आवाज़ भारी होती है, राइट। और चिड़िया जो है उसकी पिच और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए उसकी आवाज़ में श्रिलनेस होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो राइट। यहाँ पे थर्ड गलत है और पूछा ही गलत है, सो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रखा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। यानी ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समानता और तीव्रता यानी प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो। देखिए हमने थ्योरी पोर्शन में साफ साफ डिस्कस किया था कि जो टिम्बर होता है ये कुछ नहीं बट क्वालिटी ऑफ साउंड है, यानी कि टिम्बर इज नथिंग बट क्वालिटी ऑफ साउंड। ये ध्वनि की जो गुण होती है उसको निर्धारित करता है। जो टिम्बर ये ध्वनि की गुणता को बताता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ध्वनि का वह अभिलक्षण टिम्बर है जिसके कारण समानता और तीव्रता यानी प्रबलता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो। टिम्बर जो होता है ये ध्वनि की गुणता को दर्शाता है, गुण को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अगेन आपका एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी अभिकथन और कारण। अभिकथन दे रखा, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन अ हॉट समर डे देन ऑन अ कोल्ड विंटर डे। देखिए अगर आपने थ्योरी वाला क्लास देखा होगा अच्छे से, तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में वहाँ पे भी चर्चा किया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो हॉट समर डे में विंटर डे की अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हॉट समर डे में टेम्परेचर ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर जितना हाई होगा एम्पलीट्यूड उतना ही हाई होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, ध्वनि की चाल जो होती है वो टेम्परेचर पर यानी कि ताप पर निर्भर करती है। सो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, ताप ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगी वो ज़्यादा होंगी। ताप जब ज़्यादा होगी तो एयर पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एयर पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं, वहाँ पे गर्म हवा हल्की हो जाती है। आपने देखा होगा गर्मी के दिन में गर्म हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है, ऊपर आ जाती है, तो स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हॉट समर डे है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर जितना ही हाई होगा, एम्पलीट्यूड हाई होगा, स्पीड ऑफ साउंड निर्भर करता है टेम्परेचर पे। अब इस केस में डेंसिटी यानी कि घनत्व भी कम देखने को मिलेगा। सो एयर पार्टिकल्स हल्के हो जाएंगे, क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है, ऊपर आ जाती है, तो स्पीड ऑफ साउंड इसमें ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। रीज़न क्या दे रखा, रीज़न चेक करेंगे।
द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है। देखिए ये बात तो अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि हॉट समर डे में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। जितना हाई टेम्परेचर उतना हाई एम्पलीट्यूड, और हम सभी को पता है कि स्पीड ऑफ साउंड निर्भर करता है टेम्परेचर पे। सो आपका रीज़न जो दे रखा ये बात तो सही है, पर ये रीज़न इस एसर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि रीज़न में होना चाहिए था कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यानी कि ताप बढ़ने की वजह से एयर पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे रीज़न सही है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी तो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रीज़न होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर पार्टिकल्स में वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने समझा कि हॉट समर डे में ताप ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, अब डेंसिटी तो कम हो जाएगी, एयर पार्टिकल्स हल्के हो जाएंगे, क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है, ऊपर आ जाती है, तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। और कोल्ड विंटर डे में बात करें तो कोल्ड विंटर डे में हॉट समर डे की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी होगी तो स्पीड भी कम होगा। बट स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ साउंड आपका टेम्परेचर पे निर्भर करता है, और हॉट समर डे में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगी, वहाँ पे एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। सो आपका रीज़न अपने आप में सही है, बट ये रीज़न एसर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। रीज़न ये होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है, ऊपर आ जाती है। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एसर्शन दे रखा, एन एम्प्टी वेसल प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड देन वेसल फिल्ड विथ लिक्विड व्हेन स्ट्राइक्ड विथ अ हैमर। यानी कि हथौड़े से आवाज़ किए जाने पर द्रव से आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। देखिए प्रबलता यानी कि लाउडनेस की बात हो रही है, तो खाली बर्तन अधिक प्रबल यानी कि अधिक लाउडनेस उत्पन्न कर रहा है। इट मीन्स वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ओके, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा, डेंसिटी कम है और पार्टिकल्स हल्का है। देखिए अगर एम्पलीट्यूड घट जाता तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता, तो उस केस में आपको जो है आवाज़ यहाँ पे लाउडनेस ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, क्योंकि एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस भी घट जाएगा। बट यहाँ पे खाली बर्तन जो है इसमें आपको एम्पलीट्यूड ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाउडनेस बढ़ गई। हमने समझा था कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर निर्भर करती है। सो एम्पलीट्यूड ज़्यादा, लाउडनेस बढ़ गई, सो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड घट जाता तो लाउडनेस घट जाती और डेंसिटी ज़्यादा हो जाती। सो आपका एसर्शन तो बिल्कुल सही है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर आप भरी हुई कंटेनर लेते हैं किसी चीज़ से, किसी लिक्विड से भी आधी भरी हुई कंटेनर हो और एक खाली कंटेनर हो, तो आप अगर डंडे से दोनों कंटेनर पे मारते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो खाली जो कंटेनर है वो ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई देगा। वहाँ पर आपको ध्वनि की लाउडनेस जो है, प्रबलता जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी भरी हुई बर्तन की अपेक्षा, भरी हुई कंटेनर की अपेक्षा। सो आपका एसर्शन बिल्कुल सही है। चलिए रीजन चेक करेंगे। रीजन दे रखा, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेंट इन द वेसल। एक्जैक्टली आपका रीजन सही, और रीजन सही व्याख्या भी कर रहा। यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, आयाम ज़्यादा होगा, लाउडनेस बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती तो आयाम घट जाता और पार्टिकल का वाइब्रेशन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता, सो लाउडनेस भी घट जाता। बट डेंसिटी कम तो आयाम ज़्यादा, लाउडनेस बढ़ गया। सो आपका रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अगेन अभिकथन दे रखा, अ ड्रम प्रोड्यूसेस अ लो पिच्ड साउंड व्हाइल अ पियानो प्रोड्यूसेस अ हाई पिच्ड साउंड। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। देखिए ड्रम जो होता है वो डीप यानी कि भारी आवाज़ होता है उसका, लेकिन पियानो की आवाज़ में आपको बारीकपन देखने को मिलता है, राइट, श्रिलनेस देखने को मिलता है।
मिलता है। सो ड्रम जो होता है वहाँ पे लो पिच्ड साउंड होता है, क्योंकि अगर पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो इस केस में आपको वहाँ पे लो पिच्ड साउंड देखने को मिलेगा, डीप वॉइस देखने को मिलेगा। लेकिन पियानो जो है वो हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों ज़्यादा होंगे तो आवाज़ में श्रिलनेस ज़्यादा होगी। सो एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि एक पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रखा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। देखिए रीजन तो अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पे आपका जो रीजन है ये असर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड का सीधा संबंध लाउडनेस से है, बट हमारे असर्शन में बात की गई है पिच की। तो अगर हम पिच की बात करें तो पिच की जगह पे अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी देता तो अगर रीजन में आपको पिच देना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे असर्शन में पिच दिया है तो रीजन में फ्रीक्वेंसी भी देता तो सही हो जाता। बट यहाँ पे रीजन में आपके एम्पलीट्यूड और लाउडनेस की बात करी गई है और असर्शन में आपके पिच की बात करी गई है। तो पिच का सीधा संबंध हमने समझा था कि फ्रीक्वेंसी पर होता है, राइट। पिच की बात हो रही है जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ना कि एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड की जगह अगर फ्रीक्वेंसी होता तो हम मान लेते। सो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का सीधा संबंध लाउडनेस से है और पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है। सो दोनों अपने आप में सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। असर्शन दे रखा, टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ अ तबला प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ हायर पिच। तबले की झिल्ली को कसने से ऊंचे सुर की आवाज़ आती है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे हाई पिच होगा तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। रीजन क्या दे रखा, टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ तबला। देखिए ये बात आपका बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है कि झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदल जाती है। एग्जैक्टली रीजन भी आपका सही है और असर्शन भी आपका सही है, क्योंकि हमने समझा था कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका संबंध पिच से है और पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है। यहाँ पे दे रखा कि तबले की झिल्ली को कसने से ऊंचे सुर की आवाज़ आती है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है हमारा, द रोअर ऑफ लायन इज लाउड एंड साउंड ऑफ बर्ड इज फेबल, द अप्रोप्रिएट रीजन बिहाइंड दिस इज। यानी शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज़ छीड़ होती है। देखिए अगर हम बात करें प्रबल की तो शेर की दहाड़ प्रबल है, इट मीन्स प्रबलता अधिक है। शेर की आवाज़ आपने सुनी होगी कि पक्षियों की आवाज़ से ज़्यादा तेज होती है शेर की दहाड़ जो होती है। तो शेर की दहाड़ तेज होती है बट पक्षियों की आवाज़ में श्रिलनेस होता है। तो अगर हम पक्षियों की आवाज़ जो तीक्ष्ण होती है, छीड़ होती है, तो इसकी हम बात करें तो जो पक्षी होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, तभी उसकी आवाज़ जो है वो पतली होती है, छिड़ होती है। बट जो शेर होता है तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दे रखा है कि शेर की दहाड़ प्रबल, यानी कि लाउडनेस ज़्यादा है। इस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा जिसकी वजह से साउंड की लाउडनेस ज़्यादा है। तो लायन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होती है जिसकी वजह से पिच भी लो होगी, बट एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है जिसकी वजह से साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होती है। और बर्ड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तभी उसकी आवाज़ जो है वो पतली छिड़ होती है, इट मीन्स उसकी पिच भी हाई होती है, राइट। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। इसका उचित कारण यह है, पहला ऑप्शन दे रखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन इज हायर एज कंपेयर टू बर्ड साउंड। ये बात आपका बिल्कुल गलत है कि शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति के तुलना में उच्च होती है। लायन की फ्रीक्वेंसी लो होती है जिसकी वजह से पिच भी लो होगी, राइट। बात करें सेकेंड ऑप्शन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन एंड बर्ड साउंड इज सेम। ये भी आपका गलत है कि शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति के समान होती है। थर्ड ऑप्शन दे रखा, एम्पलीट्यूड of vibration of roar of lion is larger as compared to bird sound।
ये बात आपका बिल्कुल सही है कि शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में बड़ा होता है। सो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि शेर की दहाड़ प्रबल होती है और पक्षियों की आवाज़ छीड़ होती है। तो पक्षी की आवाज़ छीड़ है यानी कि पतला है, बारीकपन है, इट मीन्स वहाँ पे पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बट शेर की आवाज़ में लाउडनेस की बात हो रही है तो लाउडनेस का पिच से कोई संबंध नहीं, फ्रीक्वेंसी का पिच से संबंध है और लाउडनेस का एम्पलीट्यूड से संबंध है। सो शेर की दहाड़ प्रबल है, इट मीन्स वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से साउंड की लाउडनेस यानी कि साउंड की प्रबलता ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में बड़ा होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन इज लार्जर एज कम्पेयर टू बर्ड साउंड। तभी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तभी जो लायन है उसकी जो आवाज़ है तो बर्ड की आवाज़ की अपेक्षा तेज है, यानी कि वहाँ पे उसकी आवाज़ में आपको देखने को मिलेगा जो शेर की दहाड़ है वो प्रबल होती है बर्ड की आवाज़ से। सो एम्पलीट्यूड शेर की दहाड़ में ज़्यादा होता है बर्ड की आवाज़ की अपेक्षा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन इज लो एज कम्पेयर टू साउंड ऑफ बर्ड। ये बात आपका गलत है। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन लो होता, मतलब लायन का जो दहाड़ है, शेर का जो दहाड़ है, उसका अगर एम्पलीट्यूड कम होता तो लाउडनेस भी कम होता, उस केस में उसकी आवाज़ इतनी तेज नहीं होती, उसकी दहाड़ इतनी तेज नहीं होती बर्ड से कंपेयर करें तो। बर्ड से तेज उसकी दहाड़ नहीं होती, आवाज़ उसकी इतनी तेज नहीं होती। सो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोअर ऑफ लायन इज लार्जर एज कंपेयर टू बर्ड साउंड। अगला क्वेश्चन हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एसर्शन यानी कि अभिकथन दे रखा, वी हियर अ लाउडर साउंड व्हेन अ टेबल इज हिट हार्ड देन वी हिट इट सॉफ्टली। एग्जैक्टली बात आपका बिल्कुल सही है कि एक मेज पर रख हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। देखिए, अगर आप किसी टेबल पर हल्के हाथों से मारते हैं तो उस केस में आपकी एनर्जी भी कम लगती है। आप हल्की एनर्जी लगाकर, कम एनर्जी लगाकर हल्के हाथों से टेबल पर मारते हैं तो उस केस में आवाज़ जो है वो ज़्यादा तेज नहीं सुनाई पड़ेगी। बट वही अगर आप दोबारा उसी टेबल पर खूब जोर से अपना एनर्जी लगाकर खूब जोर से अपने हाथों से मारते हैं तो वहाँ पे आपको आवाज़ जो है वो ध्वनि जो है उसकी प्रबलता यानी कि उसकी लाउडनेस ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, यानी कि ध्वनि जो है वो तेज सुनाई पड़ेगी। सो असर्शन तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए रीजन चेक करेंगे। रीजन 1 यानी कि कारण 1 दे रखा, लाउड साउंड कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विथ हायर एनर्जी। आपका रीजन 1 बिल्कुल सही है कि प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। अगर आप अपना ज़्यादा एनर्जी लगा के खूब जोर से टेबल पर मारते हैं तो प्रबल ध्वनि जो है वहाँ पे जो ध्वनि निकलेगी वो प्रबल होगी और दूरी तक सुनाई देगी। बट वही आप हल्के हाथों से मारते हैं, कम ऊर्जा लगाते हैं तो वहाँ पे जो ध्वनि है उसकी प्रबलता कम होगी, राइट। तो यहाँ पे रीजन 1 भी आपका बिल्कुल सही है। रीजन 1 सही है और असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए रीजन 2 भी चेक करेंगे। रीजन 2 दे रखा, लाउड साउंड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी देन सॉफ्ट साउंड। ये आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ बात फ्रीक्वेंसी और यहाँ बात लाउडनेस की हो रही है। तो लाउडनेस की अगर हम बात करें तो लाउडनेस का सीधा संबंध एम्पलीट्यूड से है, फ्रीक्वेंसी से नहीं है। फ्रीक्वेंसी का संबंध आपका पिच से है, यानी कि तारत्व से है। सो फ्रीक्वेंसी का संबंध आपका पिच से है और लाउडनेस का संबंध आपका एम्पलीट्यूड से है। तो ये आपका रीजन 2 गलत हो जाएगा। देखिए, रीजन 2 में लाउड साउंड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी यानी प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह अगर एम्पलीट्यूड देता तो हम कह सकते, बट लाउडनेस का संबंध आपका फ्रीक्वेंसी से नहीं है। सो रीजन 2 आपका गलत है। रीजन 1 सही है और रीजन 1 आपके सेशन का सही व्याख्या भी कर रहा। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओनली R1 इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3rd ऑप्शन इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन यानी कि अभिकथन दे रखा, अल्ट्रासाउंड इज इनऑडिबल टू ह्यूमंस, यानी पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। हमने अपने थ्योरी पोर्शन में भी समझा था कि फ्रिक्वेंसी रेंज के हिसाब से जो साउंड वेव है वो 3 प्रकार में कैटेगराइज हैं। पहला है आपका ऑडिबल और साउंड वेव्स। ऑडिबल और साउंड वेव्स जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक के बीच की होती है, जिसको हम ह्यूमन सुन सकते हैं, जो कि ह्यूमन ईयर के लिए सेंसिटिव होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑडिबल और साउंड वेव्स। अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड वेव की, तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड वेव की, जिसका आपको समुद्र की गहराई नापने के लिए सोनार आता है, इंस्ट्रूमेंट सोनार जिसको हम कहते हैं, वो ओशियन का डेप्थ यानी कि समुद्र की गहराई नापने के लिए इस मशीन का, इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका अल्ट्रासाउंड वेव होता है। सो अल्ट्रासाउंड वेव की बात करें तो उसको बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है, वो उसको डिटेक्ट भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। और अगर हम पशु पक्षी में एलिफेंट्स, वेल्स की बात करें तो ये भी आपके अल्ट्रासाउंड वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अल्ट्रासाउंड वेव की बात करें तो ये इनऑडिबल होता है ह्यूमन के लिए। एक होता है आपका इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 0 हर्ट्ज से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच की होती है। ओके, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो इंफ्रासोनिक वेव की होती है। जो अर्थक्वेक वगैरह आता है तो पशु पक्षी उसको जल्दी फील कर लेते हैं, उनको महसूस हो जाता है हमसे पहले, राइट। तो 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो इंफ्रासोनिक की होती है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो ऑडिबल और साउंड वेव होती है, जिसको हमारे ह्यूमन ईयर के लिए सेंसिटिव होता है, जो हम सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है आपकी अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। ओके, अल्ट्रासाउंड, तो उस ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक हुआ तो कान के पर्दे फटने के चांसेस होते हैं। सो अल्ट्रासाउंड यानी कि पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा, द ह्यूमन ईयर हैज़ अ रेंज ऑफ हियरिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। सो देखिए यहाँ पे रीजन भी आपका सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट्स 4 मीडिया एज फॉलोज। ए दे रखा एयर, बी दे रखा वाटर, सी यहाँ पे आपका आयरन होगा, आयरन यानी कि लोहा, और डी दे रखा वैक्यूम। इन विच ऑफ द अबव मीडिया द स्प्रेड इज लीस्ट एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। ऊपर दिए गए किन माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। देखिए अगर हम ध्वनि की गति यानी स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो हमने थ्योरी पोर्शन में चर्चा किया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड यानी कि ठोस में होगी, सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में होगी, आप यहाँ पे समझेंगे, और उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में, सबसे कम गैसेस में होगी। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे डी जो वैक्यूम दे रखा है इसको तो हम पहले ही हटा देंगे। वैक्यूम जो होता है इसमें आपकी साउंड यानी कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, क्योंकि हमने मून का जैसे एग्जांपल लिया था, हमने थ्योरी पोर्शन में चर्चा किया था कि मून पे 2 स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं वो आपस में बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी एक दूसरे की, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए मून पे हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है। सो वैक्यूम नहीं होगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो निर्वात यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती। सो वैक्यूम हम पहले हटा देंगे। अब बात करें सॉलिड लिक्विड गैस, देखिए कोई भी माध्यम हो, सॉलिड लिक्विड गैस, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो माध्यम कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी। सो अगर हम बात करें आयरन की, यहाँ पे सी आपका आयरन होगा, तो आयरन है आपका सॉलिड, तो सबसे ज़्यादा होगा आयरन में, उसके बाद लिक्विड यानी कि आपका वाटर हो गया, और उसके बाद एयर यानी सबसे कम गैसेस में यानी कि एयर में। तो यहाँ भी पूछा है किन माध्यमों में ध्वनि की गति जो है वो क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। तो जो लोहे का छड़ यानी कि आयरन जो है उसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो अधिकतम की बात करें तो लोहे में होगी, सी में, और न्यूनतम की बात करें तो गैसेस में होगी। गैसेस में क्या, एयर, वायु, तो वायु में सबसे कम होगी, न्यूनतम। सबसे पहले पूछा है क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी, तो सबसे पहले हम न्यूनतम पे जाएं तो ए में हमारा न्यूनतम होगा, और अधिकतम की बात करें तो हमारा सी सही हो जाएगा। तो ए और सी किस में दे रखा, थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वायु में न्यूनतम और सी जो आयरन दे रखा लोहे का छड़ उसमें अधिकतम। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट वांट टू चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड, फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द। देखिए जो स्टूडेंट है, यहाँ पे कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए। यहाँ पे जो छात्र है वो क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, यानी कि वो फीबल साउंड को लाउड साउंड में लाउडनेस को बढ़ाना चाहता है। अब इस केस में क्या होगा, जब वो लाउडनेस को बढ़ाना चाहता है तो इस केस में एम्पलीट्यूड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने समझा था कि लाउडनेस को अगर बढ़ाना है तो एम्पलीट्यूड को अगर हम दुगुना कर दें तो लाउडनेस यानी कि जो आपका प्रबलता है वो 4 गुना अधिक हो जाएगी। हमने ये समझा था कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो यहाँ पे जब वो उसको लाउडनेस में वृद्धि करनी, यानी कि उसको जब वो क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, प्रबलता बढ़ाना चाहता है, तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड को, ध्वनि के आयाम को बढ़ाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि एम्पलीट्यूड को अगर हम दुगुना कर दें तो लाउडनेस 4 गुना अधिक हो जाएगा। सो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड यानी ध्वनि का आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन। अगर आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति। देखिए अगर हम प्रबलता की बात करें तो प्रबलता का फ्रीक्वेंसी से कोई संबंध नहीं, यानी कि लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी से संबंध नहीं है, लाउडनेस का एम्पलीट्यूड से संबंध है। अगर यहाँ पे पिच की बात होती तो हम मान लेते कि आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तो ध्वनि की आवृत्ति जो होगी वो सेम होगी। ओके, आवृत्ति में कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात पिच की होती तो फ्रीक्वेंसी बदलता, अगर बात फ्रीक्वेंसी की होती तो पिच बदलता, बट यहाँ पे प्रबलता बढ़ाते तो आयाम पे डिपेंड करता है, प्रबलता फ्रीक्वेंसी पे नहीं, राइट। तो वहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समान रहती यानी कि रिमेन सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1 दे रखा, टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार डिक्रीजेस द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई इट। किसी सितार के तारों को कसना उसके उत्पन्न ध्वनि का तारत्व तो कम करता है। तारत्व तो कम नहीं करता बल्कि तारत्व तो ज़्यादा करता है। देखिए यहाँ पे दे रखा कि किसी सितार के तारों को कसना, यानी कि जब वो उसके तारों को कसेगा वहाँ पे तो उसके उत्पन्न जो ध्वनि होगा उसका तारत्व तो कम नहीं, उसका तारत्व तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। सो S1 हमारा गलत हो जाएगा। S2 दे रखा, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ध्वनि का तारत्व तार के तनाव पर निर्भर करता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए वहाँ पे तभी तो स्ट्रिंग ऑफ सितार जो है उसको वो तभी तो कस रहा, वहाँ पे उसको तभी तो टाइट रखता है ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पिच भी चेंज होगा, राइट। तो S1 में आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पे पिच जो है वो डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। उस केस में अगर किसी सितार के तारों को कसा जाएगा तो उसकी उत्पन्न ध्वनि होगी, उसका तारत्व तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। सो S1 आपका गलत है। S2 आपका सही है कि ध्वनि का तारत्व तो तार के तनाव यानी कि जो आपका पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 2 Feb 2023 में पूछा गया, कॉन्सिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एसर्शन यानी कि अभिकथन दे रखा, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस लाउडर इज द साउंड। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतना ही ध्वनि उच्च होगी। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतना ही ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड जो होता है, लाउडनेस जो होता है वो एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जैसे जैसे आयाम बढ़ता है लाउडनेस बढ़ जाती है, राइट। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस, साउंड की जो लाउडनेस है वो भी ज़्यादा होगी। चलिए रीजन चेक करेंगे। रीजन यानी कि कारण दे रखा, हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस हाइयर इज द पिच। कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारत्व भी उतना ऊंचा होगा। देखिए ये बात अपने आप में सही है कि अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगी, तो कंपन की आवृत्ति जितनी ही ऊंची होगी उसका तारत्व भी उतना ही ऊंचा होगा। रीजन तो अपने आप में सही है, बट एसर्शन में आपकी बात करी जा रही है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड की। तो रीजन आपका होना चाहिए कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जैसे जैसे आयाम यानी कि लाउडनेस बढ़ता है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है यानी कि आयाम बढ़ता है, वैसे वैसे लाउडनेस यानी कि प्रबलता बढ़ती जाती है, राइट। तो रीजन ये होना चाहिए, बट रीजन में आपकी फ्रीक्वेंसी और पिच का बात हो रहा है और एसर्शन में आपके लाउडनेस और एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। दोनों अपने आप में सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। रीजन आपके एसर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे।
देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ए दे रखा, वाइब्रेशंस आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। एग्जैक्टली बात आपका बिल्कुल सही है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, यानी साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। हमने थ्योरी पोर्शन में भी समझा था कि साउंड, देखिए वहाँ पे वाइब्रेशन के द्वारा ही साउंड प्रोड्यूस होता है। जिसमें चीज़ में कंपन होगी वहीं आपको साउंड देखने को मिलेगा, साउंड सुनाई पड़ेगी। सो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, डिस्टर्बेंस होगी, विक्षोभ उत्पन्न होगा, यानी तो वहाँ पे वाइब्रेशन यानी कि कंपन होगा, और कंपन होगा तो हमें ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। ये बात आपका बिल्कुल सही है। बी दे रखा, साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, यानी प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम लाइट का बात करें तो लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए वो फास्ट ट्रेवल करती है। हमारा जो साउंड है उसको मीडियम चाहिए, भले वो मीडियम कुछ भी हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, बट जो लाइट है उसको मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए वो फास्ट ट्रेवल करती है। जैसे एग्जांपल में आप बिजली का ले लें, जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा कि बिजली जब चमकती है तो उसकी आवाज़ जो है वो बाद में आती है और लाइट पहले आ जाती है। आप सभी ने महसूस किया होगा इस चीज़ को कि जब भी बिजली चमकती है तो उसकी जो प्रकाश है वो आपको पहले देखने को मिलता है, उसकी लाइट पहले देखने को मिलती है, बट उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है बिजली चमकने की, बिजली कड़कने की, राइट। तो ये जो लाइट है उसको मीडियम नहीं चाहिए, लाइट जो है वो बहुत मतलब फास्ट ट्रेवल करती है। सो साउंड की बात करें तो साउंड जो है वो उससे धीरे चलती है, तभी हमें जो लाइट है वो आपको देखने को मिलेगा पहले और साउंड बाद में, बिजली चमकती है उस केस में। तो बी भी आपका सही है कि साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। सी दे रखा, बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ये बात आपका गलत है। अभी अभी हमने चर्चा किया, प्रकाश और ध्वनि दोनों को संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, लाइट को नहीं। लाइट जो होता है उसको मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए वो फास्ट ट्रेवल करती है। सो सी हमारा गलत हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट साउंड। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए दे रखा, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया। एग्जैक्टली ध्वनि सभी माध्यमों में संचारित होती है। बी दे रखा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए कुछ में नहीं, सभी कंपन करती वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ पे दे रखा सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज, नहीं, जहाँ भी वाइब्रेशन देखने को मिलेगा वहीं आपको साउंड देखने को मिलेगी। जहाँ भी वाइब्रेशन होगा वहाँ साउंड सुनाई देगी। मतलब हर चीज़ पार्टिकल कण से बनी है। जब पार्टिकल है तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा वहाँ पे डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा, तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो वहाँ पे आपको साउंड प्रोड्यूस, यानी साउंड वहाँ पे ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे आपका जो बी दे रखा कि कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये बात आपका गलत है। सी दे रखा, हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड। ये बात आपका बिल्कुल सही है। लाउडनेस का संबंध सीधा सीधा एम्पलीट्यूड से है। कंपन का जितना उच्च आयाम होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। डी दे रखा, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन श्रिलर द साउंड। कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णवेदी, यानी कि ध्वनि में उतनी ही श्रिलनेस होती है। ये बात भी आपका सही है। पिच का संबंध फ्रीक्वेंसी से है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में जो आवाज़ है, जो वॉइस है, उसमें श्रिलनेस देखने को मिलेगी। सो आपका ए बी, यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ए सही है, बी गलत है, सी और डी सही है। तो ए सी डी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा ए सी और डी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैन नॉट बी यूज्ड। निम्नलिखित में से किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। हमने समझा था कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है वही आपकी पराश्रव्य यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल, और 0 से 20 हर्ट्ज के बीच का इंफ्रासोनिक। ये आप लोगों को एकदम माइंड में रखना है। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे कि किसमें यहाँ पे आपका दे रखा कि निम्नलिखित में से किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। पहला हमारा दे रखा, इन फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन्स आर्थराइटिस। जोड़ों के दर्द, गठिया के भौतिक चिकित्सा इलाज में इसमें हम प्रयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का।
सेकेंड दे रखा स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सल्पक उपकरणों के बीच संक्रमण में, इसमें भी आपके अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग किया जाता है। थर्ड दे रखा एस्टिमेटिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन, महासागर की गहराई के अनुमान में, इसमें भी आपके अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग किया जाता है, इसको हम सोनार बोलते हैं, समुद्र की गहराई को मापने में। फोर्थ दे रखा टेस्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर, देखिए इसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने समझा कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो अगर हम 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को सुनते तो हमारे कान के पर्दे जो हैं वो फटने के चांसेस होते हैं। और यहाँ दे रखा कि मानव कण के कार्य की जाँच करने में, फिर हम उससे कैसे मानव कण के कार्य की जाँच करेंगे। हमारी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की, राइट, 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो कान के पर्दे फटने के चांसेस होते हैं। तो हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो अल्ट्रासोनिक थोड़ी सुनाएंगे, वो तो ऑडिबल सुना के टेस्ट करेंगे ना ईयर को। तो यहाँ पे ऑडिबल सुना के टेस्ट करेंगे, ना कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को सुना के टेस्ट करेंगे। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और पूछा ही गलत है कि कौन सा यहाँ पे दे रखा कि ध्वनि किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग नहीं किया जा सकता। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन रॉड एंड देन इनटू एन एयर एंड बैक इनटू वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली। देखिए हमने चर्चा किया था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में, राइट। सबसे ज़्यादा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद गैसेस में। तो यहाँ पे आपका वही चीज़ पूछा है कि ध्वनि तरंगे जल से एक लोहे की छड़ में गति करती है, यानी जल हो गया हमारा लिक्विड और लोहे का छड़ हो गया सॉलिड, तो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। इस केस में ध्वनि तरंगे जब लोहे की छड़ में गति करेगी जल से, तो इस केस में इंक्रीज होगा, क्योंकि लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड तेज होती है, तो इस केस में इंक्रीज होगी स्पीड ऑफ साउंड, ओके। और फिर वायु में गति करती, यानी कि फिर वो क्या करेगा, गैसेस में गति करेगी, तो इस केस में फिर से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैसेस में सबसे कम होती है स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद दे रखा कि और वायु में गति करती हुई वापस जल में आती है, यानी कि वापस लिक्विड में जा रही है, तो फिर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में, तो गैसेस से फिर लिक्विड में जा रही है, तो उस केस में फिर से आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन इज राइट, इंक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एसर्शन दे रखा, द साउंड ऑफ अ व्हिसल इज थ्रिलर देन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ बीटिंग ड्रम, बाय बीटिंग अ ड्रम। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि किसी सीटी की ध्वनि किसी ढोलक की ताल से अधिक तीक्ष्ण होती है। देखिए यहाँ पे थ्रिलनेस की बात हो रही है, यानी कि पिच की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। हमने पिच में समझा कि आवाज़ का मोटा या पतला होना पिच है, तो यहाँ पे तो आवाज़ की बारीकपन यानी तीक्ष्णता की बात हो रही है सीटी की। तो एसर्शन तो हमारा सही है कि आपने ढोलक की आवाज़ सुनी होगी और सीटी की, तो सीटी की आवाज़ में बारीकपन होता है, तीक्ष्णता होता है, और ढोलक का आवाज़ डीप होता है यानी भारी होता है। तो एसर्शन तो सही है। चलिए रीजन चेक करेंगे। रीजन दे रखा, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय व्हिसल इज हायर देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम। देखिए यह बात आपका गलत है, रीजन सही व्याख्या नहीं कर रहा और रीजन अपने आप में भी गलत है। एम्पलीट्यूड जो है वो सीटी का उच्च नहीं होता, वो ड्रम का उच्च होता है, तभी तो ड्रम की लाउडनेस हमें तेज सुनाई पड़ती है सीटी की अपेक्षा। सीटी की आवाज़ तो थ्रिलनेस होती है क्योंकि वहाँ पे पिच और फ्रीक्वेंसी हाई होते, बट सीटी की एम्पलीट्यूड की बात करें तो सीटी की एम्पलीट्यूड जो होती है वो लो होती है, ज़्यादा नहीं होती, यानी कि हाई नहीं होती, निम्न होती है, लो होती है, तो लाउडनेस वहाँ पे कम होती है। ड्रम की आवाज़ होगी तो ड्रम की आवाज़ दूर तक जाएगी और भारी आवाज़ भी होगी, बट सीटी की आवाज़ उतनी दूर तक, जितना ड्रम का आवाज़ दूर तक जाएगा, जितना ड्रम की लाउडनेस तेज होगी उतना सीटी की लाउडनेस नहीं तेज होगी। तो एम्पलीट्यूड दे रखा कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय व्हिसल इज हायर देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ड्रम। नहीं, ड्रम का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होता है सीटी की अपेक्षा। सीटी द्वारा उत्पन्न ध्वनि कंपनों का आयाम ढोलक द्वारा उत्पन्न कंपनों के उच्च है। ये बात आपका गलत है, उच्च नहीं है, निम्न है। सो रीजन तो आपका अपने आप में भी गलत है और रीजन आपका एसर्शन का सही व्याख्या भी नहीं कर रहा है, क्योंकि एसर्शन में सीटी की बारीकपन की बात हो रही है, थ्रिलनेस की बात हो रही है। सो एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड की जगह अगर फ्रीक्वेंसी होता तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय विशल इज हायर होता तब ये सही हो जाता, और यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड की जगह फ्रीक्वेंसी होता। तो बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ एम्पलीट्यूड दे रहा है तो इसका संबंध लाउडनेस से है, तो ये रीजन भी अपने आप में गलत है और रीजन असर्शन का सही व्याख्या भी नहीं कर रहा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ए सत्य है, असर्शन तो सत्य है किंतु आर असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। चलिए चेक करते हैं। पहला दे रखा साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यही आपका गलत हो जाएगा और पूछा ही गलत है तो यही सही हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है दे रखा, नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि को गमन करने के लिए मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच, कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होगा, ये बात आपका बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा, ऑल वाइब्रेटरी मोशंस और ऑसिलेशंस, सभी कंपन गतियाँ दोलन होती हैं, ये बात आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, साउंड इन फ्लूट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें वायु स्तंभ यानी एयर कॉलम की, तो बांसुरी में जो ध्वनि होती है वो उसमें जो कंपन होता है वो आगे पीछे होती है, एयर कॉलम के द्वारा ही कंपन। वहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बांसुरी में जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो एयर कॉलम के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। आप सभी ने देखा होगा बांसुरी, तो उसमें जो एयर कॉलम होता है उसमें जो कंपन हो रही होती है उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस होता है। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि एयर कॉलम के कंपन के द्वारा बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में जुलाई से पहले जो जनवरी में सीटेट का एग्जाम हुआ वहाँ भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कौन सा कथन गलत है, तो पहला ही आपका गलत है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नहीं, साउंड वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ओके, पहला ऑप्शन दे रखा, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन गैसेस, नहीं, ध्वनि तरंगें गैसें में द्रुतगामी होती है, ये बात आपका गलत है। जो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं सबसे फास्ट सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैसेस में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड दे रखा, ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 15,000 हर्ट्ज, मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है। एक्जैक्टली यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने समझा था कि ऑडिबल और साउंड वेव में जो ह्यूमन ईयर के लिए सेंसिटिव होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड, तो 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है वो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है। सो 20,000 के बीच का है, ये 15,000 है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड दे रखा, साउंड वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। अभी अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, जो रिसेंटली आपके जुलाई में सीटेट का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्वेश्चन, तो साउंड वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड, ध्वनि तरंगे परावर्तित हो सकती हैं, तभी तो वो पूरी तरह फैलती हैं और सबको सुनाई देती हैं। सो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। फोर्थ दे रखा, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ये भी आपका गलत है। लाउडनेस डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी का तो पिच से संबंध है, लाउडनेस का एम्पलीट्यूड से, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज राइट हियर, देखिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साउंड, यानी ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए चेक करेंगे। पहला दे रखा, साउंड फ्रॉम अ वायोलिन एंड अ फ्लूट प्लेड एट सेम टाइम ट्रेवल एट सेम स्पीड, किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। अगर वो एक ही टाइम पर बजाई जा रही है तो मीडियम वहाँ पे एक ही है तो स्पीड सेम होगी, तो पहला आपका सही है। सेकेंड दे रखा, टू साउंड वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी विल ऑलवेज हैव इक्वल लाउडनेस, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा कि ऑलवेज नहीं होगा। समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सदैव एक समान उच्चता हो। सो सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही है कि कौन सा गलत है और यही हमारा गलत है। चलिए फिर भी थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। थर्ड दे रखा, स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर इज मोर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर, गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी, ये बात आपका बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम
स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर और डेंसिटी पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड, राइट। तो यहाँ पे आपका जो दे रखा कि गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी, ये बात आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है। एक्जैक्टली प्रभावित होती है। घनत्व कम होगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और लाउडनेस बढ़ जाएगा, राइट। तो घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, उसके कारण स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट होती है। सो ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा यही इनकरेक्ट है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिसेंटली अभी जुलाई से पहले जनवरी में जो सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। इसको हमने थ्योरी पोर्शन में डिटेल में डिस्कस किया है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। इन ए डैश यानी कि एक्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय stressed string. In a Y it is stressed membrane that vibrates, and in a Z the vibrating part that produce sound is the air column. अभी भी हमने एयर कॉलम के बारे में बात की। तो अगर हम स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की बात करें, यहाँ दे रखा इन अ एक्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, तो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में आपका आ जाएगा वीणा, सितार, गिटार, वायोलिन, ये सब आपके स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में आ जाएंगे। सो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि वीणा, सितार, गिटार, वायोलिन में से कौन सा यहाँ पे दे रखा। सो आपका सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे एकमात्र गिटार दे रखा, और फोर्थ ऑप्शन में आपका सितार दे रखा। बाकी हम चेक करेंगे, वायोलिन आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा, राइट। तो चलिए हम और आगे चेक करेंगे। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इन अ वाई इट इज द स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब वाई में दे रखा कि ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है, तो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की बात करें तो तबला, मृदंगम, ड्रम, ये सब आपके स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन में आएंगे। तो चलिए हम चेक करेंगे कि तबला, मृदंगम और ड्रम किस में दे रखा। सो तबला एकमात्र आपके सेकेंड ऑप्शन में दे रखा, सो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम आगे देखेंगे, दैट वाइब्रेट्स एंड इन अ जेड द वाइब्रेटिंग पार्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज द एयर कॉलम। अब हम एयर कॉलम यानी कि वायु स्तंभ के बारे में बात करें, हमने अभी भी ऊपर भी चर्चा किया था बांसुरी से रिलेटेड कि बांसुरी में आपके एयर कॉलम के बीच से जो वाइब्रेशन होता है तो आगे पीछे होता है। तो शहनाई की बात करें, फ्लूट की बात करें, माउथ ऑर्गन की बात करें, ये आपके एयर कॉलम में आते हैं। सो आप लोगों को नोट कर लेना है कि वीणा, सितार, गिटार स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में आएंगे, तबला, मृदंगम, ड्रम स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन में आएंगे, और शहनाई, फ्लूट तथा माउथ ऑर्गन एयर कॉलम में आएंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन में शहनाई भी दे रखा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा गिटार, यानी कि एक्स में हमारा गिटार होगा, वाई में तबला और जेड में शहनाई। देखिए यहाँ पे हिंदी में दे रखा, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा यानी कि गिटार द्वारा उत्पन्न होती है। वायु में तनित झिल्ली यानी कि तबला, आपने देखा होगा उस पर झिल्ली टाइप का ऐसे बना रहता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तबला जिस पे आप बजाते हैं तो और कंपन करती है। तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ कॉलम है यानी कि शहनाई। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है साउंड वाइब्रेशंस मेक्स द डैश वाइब्रेट इन ह्यूमन बींग्स डैश साउंड वाइब्रेशन टू द डैश फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द डैश ए बी सी एंड और रिस्पेक्टिवली आर। ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर। देखिए साउंड वाइब्रेशन की बात करें तो साउंड वाइब्रेशन जो है वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगा। ह्यूमन बींग्स में ईयर ड्रम जो होता है उसमें साउंड वाइब्रेशन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। उसके बाद ईयर ड्रम क्या करता है कि साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर में भेज देता है, यानी कि आंतरिक कण में भेज देता है। अब वहाँ से सिग्नल क्या होता है, हमारी ब्रेन तक जाता है। सो ए, बी और सी हमारा होगा ईयर ड्रम, इनर ईयर और ब्रेन। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए आपके एनसीईआरटी में पिक्चर साफ साफ दे रखा। ये देखिए यहाँ पे ईयर ड्रम से साउंड इंटर करता है और इंटर करके वो आंतर कण यानी इनर ईयर में जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से अब वो ब्रेन में चला जाता है। सो आई होप ये आप लोग समझ के होंगे। हमने थ्योरी पोर्शन में भी इसके बारे में चर्चा किया था। सो वहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और
क्वेश्चन आपका ह्यूमन ईयर से, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर आपने थ्योरी पोर्शन देखा होगा तो हमने वहाँ पे चर्चा किया था, ये होगा आपका कोक्लिया। देखिए कोक्लिया की बात करें तो ये इनर ईयर में पाया जाता है। हमने डिस्कस किया कि साउंड ईयर ड्रम में जाता है, ईयर ड्रम के बाद इनर ईयर में जाता है और इनर ईयर से ब्रेन में पहुँच जाता है। तो इनर ईयर में कोक्लिया नाम की हड्डी पाई जाती है, ये वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये ब्रेन क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब ये वाइब्रेशन कन्वर्ट हो जाता है तो ये ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन तक पहुंचने के बाद वो ध्वनि के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सो कोक्लिया जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। देखिए पिक्चर में समझे, ये आपका पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनर ईयर है हमारा, इसी के बीच यहाँ पे आपका कोक्लिया नाम का हड्डी पाया जाता है। ये हड्डी जो है ये वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है और ब्रेन में चली जाती है। फिर ब्रेन क्या करता है, ध्वनि के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है। अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो कि अभी तक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। नोट इज अ साउंड, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज। यानी कि नोट एक ऐसा साउंड है जो कि सेवरल फ्रिक्वेंसीज का मिक्सचर है। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है। सो ये था आपका पूरा साउंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।